हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम एंग्लो सेक्शंस के पूछे गए पीवाई क्यूज की डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि आपके टोटल 20 एमसीक्यूज हैं। और साथ ही साथ आपसे ये गुजारिश होगी कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर से तैयारी कर रहे हैं और आगामी एग्जामिनेशंस आपके जो हैं DSSB के हैं, UPTGT PGT के हैं, UKPSC के हैं या फिर BPSC का है, तो यह सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए। चलिए आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। मींस आपसे पूछ रहा है कि एंग्लो सैक्सन का पीरियड कौन सा है। जब हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन के पीरियड की, तो एंग्लो सैक्सन का जो हमारा जो माना जाता है सबसे सुटेबल जो टाइम फ्रेम है, दैट इज 452 1066 AD। ये ध्यान रखना है आपको। दिस इज द करेक्ट टाइम फ्रेम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। इट मींस दैट आंसर नंबर सी जो है आपका है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे कि 1066 में आखिर हुआ क्या था, जो कि एक मार्क करता है एंडिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो हम बात करेंगे इन 1066 AD जो हमारा है ना, यहाँ पे एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या था? तो एक तरह से मिलिट्री इन्वेजन था, जिसमें हम देखेंगे कि जो एंगल्स थे, सेक्शंस थे, जूट्स थे, जिनका कि एक साम्राज्य चल रहा था जिसे हम एंग्लो सैक्सन्स के नाम से जानते हैं, उसको चैलेंज किया जाता है। होता यहां है क्या कि 14 अक्टूबर 1066 ईस्वी को क्या होता है कि इस पे इन्वेजन जो चल रहा होता है उसमें उसकी विक्ट्री होती है। किसका विक्ट्री होता है? तो यहां पे नॉर्मन कंक्वेस्ट में जो नॉर्मंडी से जो आए हुए थे, जिसका लीडरशिप कौन कर रहा था? विलियम द कॉन्करर, जिसे हम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी के नाम से भी जानते हैं। वो क्या करता है? जीत हासिल करता है और यहां पे इंग्लैंड पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, जिस कारण से हम इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विनिंग, जीत। क्लियर है? अर्थात देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1066 ईस्वी में, 1066 AD। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इज। आपसे पूछा जा रहा है कि जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर था उसका लैंग्वेज क्या था? लैटिन था, केल्टिक था, फ्रेंच था, ओल्ड इंग्लिश था, क्या था? तो हम देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश इसका रियल जो हमारा है लैंग्वेज है। क्लियर है? लैटिन नहीं है हमारा। केल्ट्स जो थे, गेलिक्स जो थे, ये हमारे इनहेबिटेंट्स थे। कहां के इनहेबिटेंट्स थे? ब्रिटॉन्स थे। ये मूल रूप से ये ब्रिटेन के मूल निवासी थे ये, लेकिन इनका आधिपत्य नहीं रहा। इनके ऊपर शासन करने लगे कौन? एंगल सेक्शंस, जिसके कारण से इनकी भाषा दब सी गई थी। ठीक है ना? अब देखेंगे जब हम इससे आगे बढ़ते हैं ना, जब नॉर्मन्स आ जाते हैं, नॉर्मन्स आए कहां से थे? तो ये आए थे हमारे फ्रांस से, फ्रांस के नॉर्मंडी से। अब देखेंगे कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो हमारा शुरू होने वाला है 1066 ईस्वी से। अब यहां देखेंगे कि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है जो पावर में होता है तो उसकी भाषा भी बहुत प्रखर होती है, जिस कारण से देखेंगे अभी तक जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में आप देख रहे थे कि वहां पे हाईली इन्फ्लेक्टेड जो हमारा जब लैंग्वेज था उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन एंग्लो नॉर्मन पीरियड में देखेंगे कि फ्रेंच का दबदबा जो है बढ़ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है कि बियोल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ। यहां पूछा गया है कि बियोल्फ जो है मास्टरपीस है, जो कि ओल्ड इंग्लिश में इसका स्थान सर्वोच्च माना जाता है, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एवर। अर्थात देखेंगे कि ये एक एपिक है। हम एक सेशन लेके आएंगे जहां पे मैं डिस्कस करूंगा लिरिक क्या होता है, एलेजी क्या होता है, एपिक क्या होता है, बैलेड क्या होता है, रोमांटिक पोएट्री क्या होती है, रोमांस क्या होता है, सब चीज की हम चर्चा करेंगे। यहां पे हम देखेंगे कि बियोल्फ किस तरह का लिटरेचर का एग्जाम्पल है, तो ये हमारा एपिक पोएट्री है। ये भी ध्यान देना है, पोएट्री है। नेक्स्ट हमारा है द ऑथर ऑफ बियोल्फ इज। जब हम बात करते हैं बियोल्फ के ऑथर की, तो ये एनोनिमस है, मतलब ये पता नहीं है किसको किसने लिखा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं बियोल्फ सर्वाइव्स इन विच मैन्युस्क्रिप्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां आपसे पूछा गया है कि बियोल्फ जो है ना किस मैन्युस्क्रिप्ट में है। मतलब ये सर्वाइविंग जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ओल्ड इंग्लिश के, तो मूलतः आपके 4 हैं। कौन कौन है? पहला हमारा है एक्जेटर बुक,
ये तो दिया हुआ है। दूसरा नोबेल कोडेक्स, तीसरा हमारा है वर्सेली बुक, और चौथा जो हमारा है दैट इज जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये 4 ध्यान रखने हैं आपको, और उसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो एलिजीज है ना, वो है आपके किसमें, एग्जिटर बुक में। चाहे आप बात करें दी सी फेयरर की, दी वॉन्डरर की, द रूइन की, दी वाइफ्स लेमेंट की, ये सारे के सारे, या डियोर्स लेमेंट की बात करें, ये सारे के सारे आपके एग्जिटर बुक में हैं। लेकिन वहीं पे बियुल्फ की बात करें तो बियुल्फ आपके नोवेल कोडेक्स का पार्ट है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहा गया द चीफ पोएटिक डिवाइस इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री इज। हाँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप देखेंगे यूजीसी नेट ने भी इसे बहुत बार पूछा है कि ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में आप किस तरह के पोएटिक डिवाइस के यूज को देखते हैं सर्वाधिक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है ना, एसोनेंस है, राइम है, एलिट्रेशन है, या रिपीटेशन है। तो वन ऑफ द ट्रेट्स जो है ना हमारा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, दैट इज दे आर हाईली एलिटरेटिव, मतलब हम एलिटरेटिव वर्सेस को हम देखते हैं वहां पे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ए केनिंग इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री इज। अब आपसे पूछा गया है कि केनिंग जो है ये किस तरह का एक डिवाइस होता है, ये क्या है, किस तरह का पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। क्या ये सिमिली है, ये एक सिंबल के रूप में प्रयुक्त होता है, एक रिफरेंस के रूप में प्रयुक्त होता है, या कंपाउंड मेटाफर है। केनिंग का मतलब होता है कि जब आप कंपाउंड मेटाफर का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड मेटाफर होता क्या है? देखिए, मेटाफर में हम क्या करते हैं, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना को स्थापित करते हैं, जिसमें आप एक को दूसरा नाम दे देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक कंपाउंड मेटाफर रखा, व्हेल रोड। अब इस चीज को समझना है, व्हेल रोड होता क्या है? व्हेल क्या है? एक प्रकार की मछली है, क्लियर है। और मछली कहाँ चलती है भाई? पानी में, अर्थात आप पानी वाटर ना कह करके क्या बोल रहे हैं, आप व्हेल रोड बोल रहे हैं। अर्थात ये कंपाउंड मेटाफर होता है, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहा गया व्हेल रोड इज ए केनिंग फॉर। अब आपसे पूछा गया है कि व्हेल रोड जो है ना ये किसके लिए केनिंग है, मतलब ये जो है एक कंपाउंड मेटाफर है, किसके लिए? शिप के लिए, सी के लिए, रिवर के लिए, ओशन स्टॉर्म के लिए। तो हम बात कर रहे हैं व्हेल रोड, यहां बात की जा रही है रोड की, जिसपे चला जाना है या जिसमें कोई चीज गतिमान है। तो यहां तो हम देखेंगे कि शिप नहीं होगा, शिप तो चलने वाला है। अब बात करते हैं, पानी का भंडार सी है और रिवर है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? व्हेल कहां पाया जाता है? तो समुद्र में, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंग्लो सैक्सन एलेजी। अभी हमने चर्चा की थी कि एलेजी जो होता है ना, जहां पे हम डेथ के मॉर्निंग की बात करते हैं, और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं आपके, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक एलेजियक फॉर्म में है। हम बात करते हैं जब बियुल्फ की, तो ये हमारा एक एपिक पोइट्री है, अर्थात ये आपका छट गया। दी सी वॉन्डरर जो है ना हमारा, ये क्या है हमारा, ये एक एलेजी है, ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे हम कैडमन की बात करें, कैडमन की हाइम की बात करें, तो ये हमारा रिलीजियस वर्क है। और आपसे क्वेश्चन है कि कैडमन्स हाइम जो है ना, ये किस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट में बचा हुआ है, सर्वाइव करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दी सी फेयरर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एपिक है, बैलेड है, क्रॉनिकल है, एलेजी है। हमने ऊपर चर्चा किया था, दी वॉन्डरर हो गया आपका, दी सी फेयरर हो गया आपका, द रूइन हो गया आपका, ये सभी आपके क्या हैं, एलेजियक हैं, अर्थात ये एक एग्जाम्पल है आपका एलेजी का। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहा गया हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश रिलीजियस पोएट। यहां से बोला गया है कि बताइए इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला जो नॉन हमारा रिलीजियस पोएट है वो कौन है। हमने ऊपर देखा यहाँ पे कैडमन्स हीम की बात कर रहे हैं, हाइम की बात कर रहे हैं, अर्थात कैडमन को ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट रिलीजियस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एवर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बात की पुष्टि कहां मिलता है? बीड्स एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, उसमें आप देखेंगे इन्होंने चर्चा की है कैडमन के बारे में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कैडमन इज फेमस फॉर। अब देखेंगे कैडमन किस चीज के लिए, तो अपने हाइम के लिए बहुत ही फेमस है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है
द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। यहां पूछा गया आपसे कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो था ये किसके शासनकाल में से कंप्लीट किया गया। जब बात करते हैं कंपाइलेशन की और कंप्लीशन की, तो दोनों दो डिफरेंट चीज हैं। ये कंपाइल किया गया था किसके रीन में, तो किया गया था ये किंग अल्फ्रेड द ग्रेट के, अर्थात जो 15वां है उसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन 14वें की बात करें तो यहां पे कंप्लीशन की बात नहीं करेंगे। हां, ये कहा जा सकता है कि 871 से लेकर के 899 तक जो पहली बार जो इस चीज को कंपाइल किया गया था, इस सेंस में हम कह सकते हैं किसे कंप्लीट किया गया इन द रेन ऑफ किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, अर्थात आपका इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कंप्लीट नहीं हुआ था ये, इसके बाद भी इसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो है ना इसमें जुड़ते चले गए, ठीक है ना, इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसका तो हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट है उससे ओल्ड इंग्लिश पोएट्री वाज ओरिजिनली। जब हम ओल्ड इंग्लिश पोएट्री की बात करते हैं तो ये मूलतः क्या होता था, लिखा जाता था, प्रिंटेड फॉर्म में था, या ओरली इसे हम एक दूसरे से शेयर करते थे, क्या करते थे। तो हम देखेंगे कि देखिए उस समय लिखा नहीं जाता था, इसकी प्रथा बहुत कम थी। जो कुछ भी लिखा भी जाता था ना तो एक बहुतायत मात्रा में इस चीज की बातें नहीं की जाती थी। और बात करें प्रिंटेड की तो नहीं, क्योंकि अगर हम प्रिंटिंग प्रेस के स्थापना की बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन 1476 बाय विलियम कैक्सटन, ये ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो हमारा टाइम फ्रेम है दैट इज 450 टू 1066, अर्थात इस समय तक कहां से आएगा, प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं वहां पे, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देंगे, आप देखेंगे कि इन पोएट्री को जो कहीं दूसरे से जो शेयर करते थे, जो व्यक्ति बोलते थे, उसको हम बोलते थे स्कोप, ठीक है ना। ये पोएट होते थे स्कोप, जो घूम घूम करके एक तरह से इनको सुनाया करते थे लोगों से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। व्हिच मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्स मोस्ट ओल्ड इंग्लिश एलिजीज। हमने पीछे चर्चा की है, जितने भी एलिजीज हैं सबसे ज्यादा वो एक्सेटर बुक में है, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स। अब कहा जा रहा है कि एंग्लो सैक्सन लिटरेचर क्या रिफ्लेक्ट करता है, ह्यूमैनिज्म की बात करता है, ओनली पैगनिज्म की बात करता है, या पैगन या क्रिश्चियन थीम दोनों होते हैं इसमें। तो देखिए ओनली पैगनिज्म नहीं होगा, ठीक है ना, और सिर्फ ह्यूमैनिज्म की भी बात नहीं करता है। अर्थात यहां देखेंगे हम इस लिटरेचर में रिलीजियस आपके थीम भी आ चुके थे और पैगनिज्म भी था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है द बैटल ऑफ माल्डन डील्स विथ, बहुत ही प्यारा है द बैटल ऑफ माल्डन, ठीक है ना। ये लड़ा गया था 991 में, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। किसके बीच लड़ा गया था, ये लड़ा गया था एंग्लो सैक्सन्स और वाइकिंग्स के बीच में। यहां पे हम बात करेंगे हीरोइज्म की, लॉयल्टी की, अपने देश के प्रति जो वफादारी की भावना है उसकी हम बात करेंगे, शौर्य वीरता पराक्रम की बात करेंगे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन हमारा है, कहा गया ओल्ड इंग्लिश एज ए लैंग्वेज वॉज। कहा गया है कि ओल्ड इंग्लिश का लैंग्वेज कौन सा था, ये एनालिटिक लैंग्वेज था, आइसोलेटिंग था, मोनोसिलेबिक था, या हाईली इन्फ्लेक्टेड था। तो हम आंसर के रूप में हम ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करेंगे, हाईली इन्फ्लेक्टेड। अब आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न कि सर हाईली इन्फ्लेक्टेड मतलब यहां इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है। तो इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है, जैसे मैंने एक वर्ड लिया प्ले, गौर से सुनिएगा, यहां प्ले हमारा है, तो देखेंगे कि इसमें आप क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला परिवर्तन तो ये है कि हमने बोला आई प्ले, ठीक है ना, एक सेंटेंस बनाया। जैसे ही आपने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज किया सी, तो आप क्या कर देते हैं, इसमें कुछ सफिक्स लगा देते हैं ताकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयुक्त हो सके। इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। जब प्लूरल बनाते हैं एस या ई एस जोड़ करके या कोई भी सफिक्स लगा करके, ठीक है ना, या वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देते हैं या पोजीशन दिखाने के लिए परिवर्तन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये हाईली इन्फ्लेक्टेड हुआ करते थे, एक ही वर्ड से आप क्या करते थे, मल्टीपल मीनिंग्स को इंट्रोड्यूस करते थे, उसमें कुछ सफिक्स लगा करके, इसलिए हम इसे क्या कहते थे, हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज कहते थे। क्लियर है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसे ही तैयारी करनी है तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में, जहां पर हम हर एक पीरियड की डिस्कशन करेंगे, उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम
एग्जामिनेशन की तैयारी करें और आपको सफलता मिल सके। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।